अरे तू यहाँ बैठी है, घर का काम कौन करेगा? पैदा होते ही अपने माँ बाप को तो खा गई, अब हमारे सिर पर बैठकर हमें परेशान कर रही है। दर्द हो रहा है चाची, बाल छोड़ दीजिए। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हारा सारा काम कर दिया है ना, बस गायों को खाना खिलाना ही तो बाकी है। अभी भी कपड़े पड़े हैं, मेरी बेटी कल स्कूल क्या पहन कर जाएगी? बहू, वो इतनी छोटी है, इतना सारा काम अकेले कैसे करेगी? ऊपर से तुम रसोई में भी उसकी थोड़ी मदद नहीं करती। बच्ची के बाल छोड़ो, वैसे भी उसे बुखार है। वाह, रूपा के लिए आपका प्यार तो कुछ ज्यादा ही उमड़ रहा है। अपनी बेटी के लिए तो मैंने आपको इतना प्यार दिखाते कभी नहीं देखा। माँ, तुम्हारी बहू कुछ गलत तो नहीं कह रही। भैया भाभी के मरने के बाद से तुम्हें और रूपा को हम ही खिला पिला रहे हैं। तुम जानती हो एक पेट पालने में कितना खर्च होता है। तू क्या कहना चाहता है? रूपा को 2 दिन से बुखार है। मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि सिर्फ एक दवा ले आ, तू तो लाया नहीं। सिर्फ 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए मेरी बच्ची कितना कष्ट सहती है। सुनो माँ, मेरे घर में अब तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इस लड़की को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। मैं किसी को बिठाकर नहीं खिला सकती, बस। चाचा, मैं और दादी कहाँ जाएंगे? क्या खाएंगे? तुम हमें मत निकालो। तेरे चाचा ने क्या कहा? सुनाई नहीं दिया? बिल्कुल नाटक मत कर, निकल जा मेरे घर से। हम तुम्हें ऐसे क्यों नहीं निकाल सकते? मेरा भी तो भविष्य है। बेटी बड़ी हो रही है और घर में दिन भर तुम लोगों का झगड़ा लगा रहता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में कोई झगड़ा हो। ठीक है, मैं अपनी पोती को लेकर चली जाती हूँ। मेरे बड़े बेटे की तरह तू भी आज से मेरे लिए मर गया। चल रूपा। दादी, अब हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे मतलब? तेरे पिता का एक टूटा फूटा घर है, हम आज से वही रहेंगे। दादी, हम क्या करेंगे? क्या खाएंगे? कुछ सोचा है? पता नहीं बेटा, ऊपर वाला कोई ना कोई व्यवस्था कर ही देगा। इन सब के बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं। ये देख बेटा, हम घर आ गए। चारों तरफ कितनी गंदगी है। एक काम करते हैं, ये गंदगी साफ कर लेते हैं। बेटा, सावधानी से करना। बहुत दिनों से इस घर में कोई नहीं रहा। सांप बिच्छू हो सकते हैं। वो देख, एक झाड़ू वहाँ पड़ी है, उसी से सब साफ कर लेते हैं। बेटा, मैं देखती हूँ रात के खाने के लिए कुछ मिलता है या नहीं। कुछ दिन बीत जाते हैं, वे लोगों से मांग कर किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। दादी, ऐसे और कितने दिन चलेगा? ठंड से पेट में दर्द हो रही है। भूखे पेट और कितना समय रहेंगे? बेटा, थोड़ा सब्र कर, मैं देखती हूँ किसी के घर से 2 चावल मिलते हैं या नहीं। दाल चावल कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ पकाऊं। कोई पैसा भी नहीं है। उधर दुकान से 2 दिन उधार में चावल दाल लाए थे, उसके पैसे भी नहीं चुकाए। इस बेवक्त तुम कहाँ से चावल लाओगी? आज नदी में कमल ककड़ी देखी है, सोच रही हूँ कल से कमल ककड़ी बेचूंगी। उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसी से चावल दाल खरीदूंगी। कमल ककड़ी कोई खरीदेगा क्या? देखती हूँ किस्मत में क्या लिखा है। मन खराब मत कर बेटा, एक दिन हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। पता नहीं तेरी बात सच होगी या नहीं। खैर, मैं आती हूँ। बूढ़ी औरत घर से निकलती है। वो चावल के लिए कई जगह जाती है, लेकिन सब उसे अपमानित करते हैं। दीपा की माँ, मुझे थोड़े चावल दोगी? घर पर बच्ची भूखी है। तुम्हारे लिए क्या मैं रोज रोज खाना बना कर रखती हूँ? आज मैं तुम्हें चावल नहीं दे सकती। ऐसा क्यों कह रही हो? ठीक है, मैं चलती हूँ। हे भगवान,
अपनी बच्ची का कष्ट आंखों से नहीं देख सकती मैं। तुम ही कोई व्यवस्था करो। कहाँ से लाऊं मैं 2 चावल? हाँ, क्या हुआ चाची? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? लगता है किसी बात को लेकर चिंतित हो। माँ, घर पर चावल दाल खत्म हो गए हैं। सुबह से पोती भूखी है। जिसके पास भी 2 चावल मांगने जाती हूँ वही अपमान करके भगा देता है। अब 2 चावल की भी बहुत कीमत है, कोई देना नहीं चाहता। चाची, मेरे पास मुरमुरे हैं, आज रात मुरमुरे खाकर गुजारा कर लो, कल कोई व्यवस्था कर लेना। तुम बहुत अच्छी हो माँ, मैं चलती हूँ। बेटा ये लो, आज रात मुरमुरे खाकर गुजारा कर ले, कल कोई व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है दादी, जल्दी से काम खत्म करके नदी पर जाकर देखती हूँ आज कमल ककड़ी खिले हैं या नहीं। चलो, सारा काम हो गया, अब नदी पर कमल ककड़ी तोड़ने जाती हूँ। मैं भी तेरे साथ चलती हूँ बेटा। तो फिर देर मत करो दादी, जल्दी चलो, ज्यादा देर होने पर कमल ककड़ी नहीं मिलेंगे। रुक, मैं कमल ककड़ी रखने के लिए एक बर्तन ले आती हूँ। आज नदी में बहुत कमल ककड़ी खिले हैं दादी, जल्दी जल्दी तोड़ लो। मैं बाजार जाकर देखती हूँ इन्हें बेच सकती हूँ या नहीं। तुम घर जाओ। पता नहीं कोई कमल ककड़ी खरीदेगा या नहीं, यही हमारी आखिरी उम्मीद है, नहीं तो आज भी भूखे रहना पड़ेगा। काश काश तेरे माँ बाप जिंदा होते तो तुझे इतना कष्ट तो नहीं सहना पड़ता। तुम घर जाओ तो मैं आती हूँ। कमल ककड़ी ले लो, ताजे ताजे कमल ककड़ी, दाम ज्यादा नहीं, 2 कमल ककड़ी 1 रुपए में। देखो कितने सुंदर कमल के फूल हैं। माँ, मुझे कमल का फूल खरीद लो। मैं पापा से कहूँगी नदी से कमल के फूल लाने के लिए। और वैसे भी मैंने सुना है कि झींगे के साथ कमल ककड़ी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। मैं पापा से कहूँगी नदी से कमल के फूल लाने के लिए। और वैसे भी मैंने सुना है कि झींगे के साथ कमल ककड़ी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। बात तो तूने पते की कही, पर झींगे भी है, कुछ कमल ककड़ी खरीद लेती हूँ। ठीक है, मुझे 30 रुपए की कमल ककड़ी दे दो। आप रुकिए, मैं देती हूँ, ये लीजिए, और ये 2 कमल ककड़ी मेरी तरफ से मुफ्त। कुछ ही देर में रूपा की सारी कमल ककड़ी बिक जाती है। चलो, बहुत पैसे हो गए, इन पैसों से चावल दाल खरीद कर घर लौटती हूँ, दादी तो खुशी हो जाएंगी। चाचा, मुझे 3 किलो चावल और 1 किलो दाल दे दीजिए। तेरा कुल 250 रुपए हुए और पहले का 250, कुल 500 रुपए। चाचा, मेरे पास तो 230 रुपए है, आज यही रख लो, कल आपको पैसे चुका दूंगी। तुझे और उधार नहीं दूंगा, पहले के पैसे अभी तक नहीं चुकाए। एक बार उधार ले लेती हो तो चुकाने का नाम नहीं लेती। मेरा सामान रख जा, पहले जो पैसे बाकी है वो चुका, तभी उधार दूंगा। कल से भूखी हूँ, मैं वादा करती हूँ कल सारे पैसे चुका दूंगी। यहाँ से जा, चल 20 रुपए बाद में दे जाना। ऊपर वाले ऐसी जिंदगी क्यों दी? गरीब हूँ इसीलिए सब अपमान करते हैं ना। दादी ना जाने कितनी उम्मीद लेकर बैठी होगी, घर जाकर क्या कहूँगी। वो सुबह की गई लड़की बाजार गई है, अब शाम होने आई है, लेकिन घर नहीं लौटी। कोई तकलीफ तो नहीं हो गई? थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ कहाँ गई। इस लड़की से मैं परेशान हूँ। अरे, उस पेड़ के नीचे लगता है बेटा बैठी है, लेकिन वहाँ वो क्या कर रही है?
क्या हुआ बेटा, तू यहाँ है और मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। दादी, मैं आज भी खाने का इंतजाम नहीं कर पाई। जितने पैसे की कमल ककड़ी बेची थी वो दुकानदार चाचा ने ले लिए। कहा कि मुझे और उधार में कुछ नहीं देंगे। मन मत खराब कर बेटा, चल चल घर चल। मैं सूजन की माँ के घर से चावल ले आई हूँ, खा लेना। तुम आज भी लोगों के घर गई थी? मैंने काम करके ही चावल लाए है बेटा, चल घर चल। तू बैठ, मैं तुझे चावल परोसती हूँ। नहीं दादी, मुझे पता है तुमने भी कुछ नहीं खाया। आओ दोनों साथ में खाते हैं। तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। लेकिन कोई लेकिन नहीं, मैं तुम्हें दे रही हूँ। इतनी छोटी सी बच्ची कितनी जिम्मेदारियां संभालेगी। एक काम करती हूँ, मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ काटती हूँ, देखती हूँ एक वक्त का खाना नसीब होता है या नहीं। बूढ़ी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ती है। चलते चलते वो जंगल में बहुत अंदर चली जाती है। अब और नहीं चल सकती, अब बूढ़ी हो गई हूँ, शरीर साथ नहीं दे रहा। फिर भी जीने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। काश मेरा बेटा जिंदा होता तो इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। वो रहा एक छोटा सा पेड़, मैं उसी को काटती हूँ। कितनी गर्मी है, गला सूखकर काटा हो गया है काटा। साथ में थोड़ा पानी ले आती तो अच्छा होता। देखती हूँ कहीं पानी मिलता है या नहीं। पूनम पानी पीने के लिए तालाब के किनारे जाती है। पानी पीते ही बूढ़ी के सामने एक बेर का पेड़ गिर पड़ता है। वाह, बेर का पेड़ तो देखने में बहुत अच्छा है। इसे घर ले जाती हूँ, हमारे आंगन में लगा दूंगी और कुछ लकड़ी काट कर घर लौटती हूँ। दादी, तुम कहाँ गई थी? मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। देखो, आज कमल के फूल बेचकर थोड़े से चावल दाल लाई हूँ। बहुत अच्छा किया बेटा, मैं जंगल गई थी लकड़ियाँ काटने। देख, जंगल से एक बेर का पेड़ लाई हूँ। रुक, मैं इस पेड़ को लगा देती हूँ। तुम्हें इतनी मेहनत करके जंगल जाने की क्या जरूरत थी दादी? हे ऊपर वाले, ये बेर का पेड़ बच जाए। तुम देखना, बड़ी उम्मीद से ये पेड़ लगाया है। खैर, मैं महाजन के घर जा रही हूँ बेटा। महाजन, जंगल में कुछ लकड़ी काट कर लाई हूँ। बुढ़िया माँ, ये लकड़ियाँ कुछ खास अच्छी नहीं है, पर तुम इतनी मेहनत करके लाई हो तो मैं ये लकड़ियाँ ले लेता हूँ और तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ। क्या बस इतने से पैसे? बड़ी मुश्किल से लकड़ियाँ काटी है बेटा, अगर कुछ और पैसे दे देते तो। तुम्हारी लकड़ी ले ली, यही बहुत है। देखो तो, ऐसी लकड़ी कोई खरीदता है क्या? अच्छा, मैं चलती हूँ। हे ऊपर वाले, सब हमें बेवकूफ क्यों बनाते हैं? क्या कभी 3 वक्त का खाना नसीब नहीं होगा? शरीर भी अब नहीं चल रहा। बेर का पेड़ तो बच गया है, इसमें पानी दे देती हूँ। थोड़ी देखभाल करने से पेड़ बच जाएगा। पेड़ पर बेर लगेंगे तो रूपा खा सकेगी। कई महीने बीत जाते हैं। बूढ़ी बहुत देखभाल से बेर के पेड़ को बड़ा करती है। दादी, तुम्हारा बेर का पेड़ बकरी ने खा लिया। कितनी मेहनत से मैंने इस बेर के पेड़ को बड़ा किया था और इस दुष्ट बकरी ने उसे खा लिया। अब क्या होगा? कितनी उम्मीदें थी मुझे इस बेर के पेड़ से। दुखी मत हो दादी,
शायद ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है, इसलिए हमें इतना दुख मिल रहा है। अच्छा, मैं फूल बेचने जा रही हूँ, फिर मोहिब चाचा के खेत में मिर्च तोड़ने जाऊंगी। ठीक है, जा। अब क्या करूँ, इस पेड़ को उखाड़ कर फेंक देती हूँ। पेड़ में एक भी डाली या पत्ता नहीं है, घर के सामने रखकर क्या करूँगी, ये तो खड़ भी नहीं रहा। खैर, ऐसे ही रहने दो। एक काम करती हूँ, मैं मोहिब के खेत में जाकर मिर्च तोड़ना शुरू करती हूँ। मेरी बच्ची और कितना कष्ट सहेगी। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने व्यूज कमेंट्स चैनल में जरूर दीजिएगा। चाची, तुम आ गई। रूपा कहाँ है? रूपा कमल के फूल बेचने गई है। छोटी सी बच्ची है और कितना संभालेगी। जब चाचा चाची के घर पर थी तब भी दिन भर काम करती थी। अब जो थोड़ा आराम करेगी उसका भी कोई उपाय नहीं है। ठीक है, जल्दी काम करो, मुझे मिर्च लेकर शहर जाना है। इस तरह बूढ़ी और रूपा काम करके किसी तरह अपना गुजारा चलाते हैं। कई महीने बीत जाते हैं। बूढ़ी के लगाए बेर के पेड़ में नए पत्ते उगाते हैं। धीरे धीरे पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है और उसमें फूल भी आने लगते हैं। दादी, देखो, तुम्हारे बेर के पेड़ में फूल आ गए हैं। ऊपर वाला चाहे तो सब होता है। मेरा मरा हुआ बेर का पेड़ फिर से जी उठा। कितने फूल खिले हैं, देखना तो। जब बेर लगेंगे तो हमें और भूखे नहीं रहना पड़ेगा। ऐसा ही हो दादी, अब खाना दो। दादी, आज भी हरी मिर्च और बासी चावल, रोज रोज यही खाना खाकर अब तो मन उब गया है। बेटा, पहले तो एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता था, अब तो दो दो वक्त का मिल रहा है, खा ले। दादी, ठंड पड़नी शुरू हो गई है। घर में तो रजाई भी नहीं है, ना ही सर्दियों के कपड़े हैं। इन कुछ दिनों में काम करके जो पैसे जमा किए हैं उससे तो ना रजाई आएगी ना ही सर्दियों के कपड़े। हमें और काम करना होगा। अरे देख, मैं तेरे लिए आज पान लाई थी। कहाँ? दिखाओ, कितने दिनों से पान नहीं खाया। कुछ ही दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। बूढ़ी के बेर के पेड़ के बेर भी पकने लगते हैं। ये पूरी सर्दी कैसे कटेगी दादी? न रजाई है, न शॉल है। दादी, तुम्हारे पेड़ के बेर तो बहुत स्वादिष्ट है ना? हम बेर बेचते हैं। कोई खरीदेगा क्या बेर? एक व्यापारी आता है। आप लोगों के इस पेड़ पर बहुत सारे बेर लगे हैं, यही देख कर आया हूँ। बेर का स्वाद कैसा है बुढ़िया माँ? खाकर तो देखिए। अरे वाह, ये बेर तो बहुत अच्छे हैं। इतने स्वादिष्ट बेर तो मैंने पहले कभी नहीं खाए। बुढ़िया माँ, मैं तुम्हारे पेड़ के सारे बेर खरीदना चाहता हूँ। बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। सच कह रहे हो तुम बेटा? हाँ बुढ़िया माँ, ये लो एडवांस में 5,000 रुपए। बेर ले जाते समय और पैसे दूंगा। 5,000 रुपए? पोती, अब हमें और कष्ट नहीं करना पड़ेगा। लोगों के घर का काम भी नहीं करना पड़ेगा। इस साल जो बेर बेचेंगे उससे पूरा महीना अच्छे से कट जाएगा। तुमने ठीक कहा। मैं बाद में आकर बेर ले जाऊंगा। चल बेटा, इन पैसों से रुई की रसाई और सर्दियों के कपड़े खरीद लाते हैं। ठीक है, चलो। कितने दिनों बाद आज मांस खाएंगे। अच्छा हुआ जो बेर का पेड़ लगाया था। दादी, तुम्हारे बेर के पेड़ में तो और फूल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या ये 12 महीने फल देगा? लगता तो यही है कि हमारी किस्मत बदल गई है। कुछ दिन बाद। बुढ़िया माँ, मैं बेर लेने आया हूँ। रोहन बेर ले जाता है और कुछ और पैसे देकर चला जाता है। बूढ़ी के बेर के पेड़ में कुछ ही दिनों में फिर से नए बेर लग जाते हैं। बेमौसम बेर होने के कारण बूढ़ी बहुत महंगे दामों में बेर बेचती है और उनकी सारी गरीबी दूर हो जाती है। ये सब बूढ़ी के छोटे बेटे विहान को पता चलता है।
वो लालच में आकर बूढ़ी के पास आता है। माँ, हमने उस दिन गलती की थी, हमें माफ कर दो और अपने साथ रहने दो। मैं जानती हूँ तुम लोग लालच में आए हो। मेरी पोती ने बहुत दुख झेले हैं। तुम्हारी पत्नी यहाँ आएगी तो मेरी बच्ची को फिर से दुख सहना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची को कोई कष्ट हो। मेरी बेटी भी तो आपकी पोती है माँ। उसे देखने के लिए तुम लोग हो। रूपा की इस दुनिया में मेरे सिवाय कोई नहीं है। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन माँ। कोई लेकिन बेकिन नहीं, तुम लोग जाओ। बूढ़ी रूपा के साथ अपने बेर के पेड़ के बेर बेचकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। सुखवीर नाम का एक मजदूर आदमी अपनी पत्नी सुनीता और एक 10 साल के बेटे सोहन के साथ रहता था। सुखवीर बहुत ही ईमानदार और सीधा साधा आदमी था। तुम तो जानते ही हो, बरसात शुरू हो गई है। पिछली बार बरसात के दिन कितने मुश्किल से कटे थे। घर की छत जगह जगह से टूटी हुई है। अगर तुमने इस बार भी कोई इंतजाम नहीं किया तो पहले जैसा हाल हो जाएगा। बारिश का सारा पानी घर में आएगा। तुम सही कहती हो सुनीता, पिछली बार की बरसात ने बहुत परेशान किया था। इस बार कैसे भी करके छत की मरम्मत जरूर करवानी होगी। सुनीता, मैं मालिक के पास जा रहा हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। अगर मालिक ने पैसे दे दिए तो मैं कल ही छत की मरम्मत करवा दूंगा। इतना कहकर सुखवीर अपने मालिक के पास चला जाता है। मालिक, तुम तो जानते ही हो, इस समय घर में एक भी पैसा नहीं है। बरसात शुरू हो गई है, घर की छत जगह जगह से टूट रही है और मैंने छत की मरम्मत नहीं करवाई तो बारिश का सारा पानी घर में आएगा। पिछली बरसात में तो मैंने अपने घर का सामान अपने पड़ोसी के घर में रख दिया था, लेकिन उसने इस बार सामान रखने से मना कर दिया। अगर इस बार छत की मरम्मत नहीं करवाई तो बारिश के पानी से घर का सारा सामान खराब हो जाएगा। मालिक, मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए, अगले महीने की तनख्वाह में काट लेना। सुखवीर, तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैंने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मैंने हर समय तुम्हारी मदद की है और तुम ये भी जानते हो कि हमारी फैक्ट्री दिन पर दिन घाटे में जा रही है। इस फैक्ट्री की वजह से मुझे बहुत नुकसान हो गया है, इसलिए मुझे ये फैक्ट्री बंद करनी होगी। तुम भी अपने लिए कहीं और काम तलाश कर लो। मालिक, ऐसे में मुझे कहाँ काम मिलेगा? मैं तो आपसे बस थोड़े पैसे उधार लेने आया था, लेकिन आपने तो मुझसे मेरा रोजगार ही छीन लिया। सुखवीर, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। जब धंधा ही चौपट हो गया तो मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूँ? सुखवीर, मुझे भी तुम्हारी तरह अपने परिवार की चिंता है। मुझे भी कोई दूसरा काम देखना होगा घर के गुजारे के लिए। बेचारा सुखवीर मायूस होकर अपने घर चला जाता है। सुनीता, मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया है। इस बरसात में उनका भी हाल हमारी ही तरह है। मालिक ने फैक्ट्री बंद कर दी है, इसलिए मुझे भी काम से निकाल दिया गया। अब मुझे कोई और काम तलाश करना होगा। ये तो बहुत बुरा हुआ जी। ऐसी बरसात में कहाँ काम मिलेगा? पहले तो छत की चिंता थी, लेकिन अब तो काम भी नहीं रहा। जब काम ही नहीं है तो छत की मरम्मत कैसे होगी? सुनीता, तुम परेशान मत हो, मैं कल जाकर जरूर कोई काम ढूंढ लूंगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम इस छत की मरम्मत भी करवा देंगे। अगले ही दिन सुखवीर काम की तलाश में निकल जाता है। उसकी नजर एक बनिए के गोदाम पर पड़ती है। उसने सोचा, यहाँ जाकर पूछना चाहिए, इस गोदाम में मुझे जरूर कोई काम मिल जाएगा। फिर सुखवीर उस गोदाम के मालिक के पास जाता है। सेठ जी, मैं काम की तलाश में हूँ, क्या आपकी दुकान पर कोई काम मिल सकता है? हमारी दुकान पर काम करने के लिए हमें मेहनती और भरोसेमंद लोगों की जरूरत होती है। तुम किस तरह से काम कर सकते हो? सेठ जी, मैंने खेतों में काम किया है और निर्माण कार्य में भी मेरे पास अच्छा अनुभव है। मैं किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार हूँ। कृपया करके मुझे एक मौका दे दीजिए, आपको मेरा काम बहुत पसंद आएगा। मैं बहुत मेहनत से काम करता हूँ। मेहनत से तो हर कोई काम करता है। यहाँ खेती का काम नहीं होता, बल्कि गाड़ी से बोरे उतारकर गोदाम में रखने पड़ते हैं और फिर उन बोरों को उठाकर ग्राहकों को देने होते हैं। ठीक है सेठ जी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि कब से आना है। फिलहाल देखो, अभी हमारे पास कोई जगह नहीं खाली है। हाँ, अगर भविष्य में कोई जगह होगी तो हम तुम्हें जरूर बता देंगे।
लेकिन अभी के लिए मुझे खेद है, मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता अभी। ये सुनकर सुखवीर मायूस हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सुखवीर जगह जगह काम ढूंढने लगता है। काम की तलाश में उसे सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन सुखवीर को कहीं भी काम नहीं मिलता। इसलिए वो सोचता है, पूरा दिन हो गया लेकिन कोई काम नहीं मिला। मैं सुनीता से कितने विश्वास से कहकर आया था कि आज जरूर छत की मरम्मत का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन अब तो घर में कुछ राशन भी नहीं बचा है, नौकरी भी चली गई। हे ईश्वर, मेरी मदद कर। बेचारी सुनीता मेरी वजह से कितना कष्ट सह रही है। सुखवीर थक हार कर चाय वाले की दुकान पर बैठ जाता है। तभी सुखवीर से एक आदमी कहता है, आज अखबार में आया है कि इस बार बहुत बारिश होगी, लगभग 1 महीने तक लगातार, और बाढ़ आने का खतरा भी है। भाई कैसी बातें कर रहे हो, ईश्वर न करे ऐसा हो। अगर 1 महीने लगातार बारिश होगी तो किसान और गरीब लोग कैसे जिएंगे? बारिश की वजह से सारी फसलें मर जाएंगी और गरीब लोग का कारोबार बंद हो जाएगा। अरे भाई, जो अखबार में लिखा है मैं तो बस वही बता रहा हूँ तुम्हें। अरे अखबार वाले तो कुछ भी उल्टा सीधा छाप देते हैं जिससे अखबार ज्यादा बिके। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे होगा वो जो ईश्वर चाहता है। पिछली बार अखबार में छपा था कि इस बार बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। पिछली बार कितनी बारिश हुई थी, अरे मेरी दुकान भी चूने लगी थी। इसलिए अखबार में छपी बातों पे ध्यान मत दिया करो। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो, हमें अखबार की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, हमें होशियार रहना चाहिए ताकि अगर कोई समस्या आए तो हम तैयार रहें। सुखवीर को इन दोनों आदमियों की बातें अजीब लगती हैं, इसलिए वो वहाँ से उठकर आता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, सुनीता, मैंने हर जगह काम तलाश किया लेकिन कहीं भी मुझे काम नहीं मिला। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है और सुबह से सोहन की तबीयत भी बहुत खराब हो रही है। उसका सारा शरीर गर्म हो रहा है। मुझे लगता है उसे बुखार है, तुम उसके लिए दवाई ले आओ। लेकिन सुनीता, मेरे पास तो 1 पैसा भी नहीं है, फिर मैं सोहन के लिए दवाई कहाँ से लाऊं? कुछ ही देर में सोहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सुखवीर, अगर सोहन को इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। मैं जानता हूँ सुनीता, लेकिन मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। ऐसे में सोहन के लिए दवाई कहाँ से लाऊं? तुम एक काम करो, हम मुकेश के घर चलते हैं, वो मेरी मदद जरूर करेगा। दोनों मुकेश के घर की ओर चल पड़ते हैं। सुखवीर जोर जोर से मुकेश का दरवाजा खटखटाने लगता है। जैसे ही मुकेश घर से बाहर आता है तो सुखवीर मुकेश से कहता है, मुकेश भाई, मेरा बेटा सोहन बहुत बीमार है। अगर उसे जल्दी से कोई इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सुखवीर, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ भाई, लेकिन देखो मेरे हालात भी कोई अच्छे नहीं है। अरे घर के बहुत खर्चे हैं, बच्चों के भी खर्चे हैं, और कमाई उतनी है नहीं जितने खर्चे हैं। इसलिए देखो भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे माफ कर देना सुखवीर। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुम्हारी इस परेशानी में मदद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन भाई मैं भी मजबूर हूँ। मुकेश भाई, ये केवल पैसे की बात नहीं है, ये मेरे बेटे के जीवन का सवाल है। क्या तुम वाकई मेरी इस गंभीर स्थिति में मेरी सहायता नहीं कर सकते? क्या मेरे बेटे की जिंदगी तुम्हारी दया और सहायता के लायक नहीं है? सुखवीर, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे खुद के हालात इस समय सही नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई न कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इतना कहकर मुकेश घर के अंदर चला जाता है। मुकेश की पत्नी मुकेश से कहती है, कौन था दरवाजे पर जो इतनी जोर जोर से किवाड़ पीट रहा था? अरे मेरा दोस्त सुखवीर था। उसका बेटा सोहन बहुत ज्यादा बीमार है। उसके इलाज के लिए उधार पैसे मांगने आया था। मैंने साफ मना कर दिया उधार पैसे देने के लिए। लेकिन सुखवीर तो बहुत अच्छा दोस्त था तुम्हारा। उसने तुम्हारी मुश्किल वक्त में बहुत बार मदद की है, फिर तुमने उन्हें पैसे उधार देने से क्यों मना कर दिया? अरे भाई, मैं कोई दानवीर नहीं हूँ जो किसी की भी मदद करता फिरूं। और रही बात दोस्ती की, दोस्ती केवल मैं तब तक रखता हूँ जब तक मुझे सामने वाले से फायदा होता है। चलो मानो अगर मैंने उसे पैसे उधार दे भी दिए तो वो मेरा पैसा लौटाएगा कैसे? अब तो उसकी नौकरी भी चली गई है। मुझे लगता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईश्वर न करे उसके बेटे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूं? अगर हो गया तो हो जाने दो।
वो जाने, उसकी पत्नी जाने। अरे मेरे अलावा और भी बहुत लोग हैं, कोई ना कोई उसकी मदद कर ही देगा। ईश्वर का डर कीजिए, मुसीबत आते हुए देर नहीं लगती है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा ये घमंड तुम्हें ले डूबे। अरे ये सब फालतू की बातें हैं, तुम इन बातों पे ध्यान मत दिया करो। वैसे भी ये कोई घमंड वाली बात नहीं है। अरे भाई मेरा पैसा है, मैं किसी को दूं या ना दूं, मेरी मर्जी। उधर सुखवीर परेशान बेबस था। उसने सभी जानने वालों से पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने भी उसे पैसे नहीं दिए। लोगों ने अलग अलग बहाने बनाकर उसकी मदद करने से मना कर दिया। कुछ ने कहा कि वह खुद भी परेशान है, कुछ ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं है। उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो सोचने लगा कि अब वास्तव में उसके लिए कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके। तभी सोहन अपनी माँ से कहता, माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है, ठंड से मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। तुम कुछ करते क्यों नहीं? बच्चा मरने को तैयार है। मरता है तो मरने दो, इसे भी पता चले कि ये गरीब बाप के घर में पैदा हुआ है। मैं थक चुका हूँ लोगों से पैसे उधार मांग मांग के। कोई पैसे उधार देने को तैयार नहीं है। जबरदस्ती छीन के तो नहीं ला सकता ना मैं। ऐसा मत कहिए, तुम एक बार मुखिया जी के पास जाओ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मुखिया जी से कहना हमारा बच्चा बीमार है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है। मुकेश मुखिया जी के घर पहुंच जाता है। मुखिया जी से कहता है, मुखिया जी मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है, लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं अपने बेटे का इलाज करवा सकूं। मैंने अपने यार दोस्त रिश्तेदार सभी से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब एक आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। सुखवीर, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। बुरे वक्त में कोई किसी की मदद नहीं करता। यार दोस्त रिश्तेदार केवल उसी वक्त तक साथ रहते हैं जब तक इंसान के पास पैसे होते हैं। गरीबी में सब मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन सुखवीर, मुझे ये कहते हुए और भी ज्यादा दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम तो जानते ही हो, इस बार की योजना में अभी तक सरकार ने 1 रुपया भी नहीं दिया है। गांव में जो भी छोटा मोटा काम हो रहा है वो सब मैं अपनी ही जेब से करवा रहा हूँ। मेरे ऊपर दुनिया भर का कर्ज हो रहा है और गांव वालों ने एक नया धंधा और बना लिया है। मुंह उठाए पैसे लेने चले आते हैं जैसे उनका बाप रख गया हो यहाँ। माफ करना सुखवीर, मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ ये। गांव में और भी बहुत से ऐसे लोग हैं, वैसे मैं तुम्हें उनका नाम नहीं बता सकता। कोई बात नहीं मुखिया जी, जब अपनों ने ही मदद नहीं की तो फिर तुम कैसे कर सकते हो। अब तो ईश्वर की जो मर्जी है वही होगा। इतना कहकर सुखवीर अपने घर की ओर निकल पड़ता है और सोचने लगता है, आज लोगों ने साबित कर दिया कि कोई भी किसी का अपना नहीं होता। बुरे वक्त में तो कोई भी किसी का साथ नहीं देता है। सुखवीर ये सोच ही रहा था कि उसे बहुत तेज चक्कर आ गए और वो जमीन पर गिर पड़ा और फिर बेहोश हो गया। उधर से एक भला आदमी आ रहा होता है। उसने सुखवीर को बेहोश देखा तो उसे सुखवीर पर दया आ गई। अरे ये तो बेहोश है, इसकी हालत तो बहुत गंभीर लग रही है। मुझे इसे यहाँ पर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, ये बेसहारा और कमजोर है। भला आदमी सुखवीर को उठाकर ले जाता है और सुखवीर की खूब सेवा करता है। कुछ ही देर में सुखवीर को होश आ जाता। ये मैं कहाँ हूँ? मैं तो अपने घर जा रहा था, फिर यहाँ कैसे आया? मुझे जल्दी से अपने घर जाना होगा। तुम रास्ते में बेहोश पड़े थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। तुम्हारा अभी अपने घर जाना ठीक नहीं रहेगा। पहले तुम्हें आराम करने की जरूरत है, उसके बाद अपने घर चले जाना। आपने मेरी मदद क्यों की? आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी आपने मेरी मदद की, मुझे अपने घर ले आए और मेरा इतने अच्छे से ख्याल रखा। देखो सुखवीर, जीवन में केवल खुद की मदद करना ही काफी नहीं होता है, बल्कि हम सब एक दूसरे की मदद के लिए हैं। जब कोई इंसान परेशान हो तो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी मदद करें। हो सकता है कि तुमने अब तक लोगों के बुरे पहलू ही देखे हों, लेकिन मैं मानता हूँ कि अच्छाई भी इसी दुनिया का हिस्सा है। सच में, क्या आपको नहीं लगता कि लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ही जीते हैं, किसी और की परवाह नहीं करते, चाहे दूसरा जिए या मरे? हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों के अंदर अच्छाई भी होती है। वैसे तुम बेहोश कैसे हो गए थे? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी हालत कुछ अच्छी नहीं है। मेरा बेटा बहुत बीमार है, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है जिससे मैं उसका इलाज करवा सकूं। मैंने सभी से अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे उधार मांगे,
लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं आखिरी उम्मीद लेकर मुखिया जी के पास गया था, लेकिन उन्होंने भी मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। मैं इसी सोच में डूबा हुआ था। अचानक मुझे चक्कर आ गए। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अब आँख खुली तो तुम मेरे सामने हो। तुम तो बड़ी मुसीबत में हो। अब तक तो तुम्हारे बेटे की हालत बहुत खराब हो गई होगी। तुम एक काम करो, जल्दी से अपने घर जाओ और अपने बेटे का इलाज करवाओ। वो भला आदमी सुखवीर को बहुत सारे पैसे देता है। इन पैसों से तुम अपने बेटे का इलाज करवाना और बचे हुए पैसों से कोई कारोबार कर लेना। जब कभी तुम्हारे पास पैसे हो तो मेरे लौटा देना। पर भाई, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, लेकिन तुम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। मैंने देवी देवताओं का नाम सुना तो जरूर है, लेकिन कभी देखा नहीं था, और आज मैंने देख लिया। आपने एक अनजान आदमी की इतनी मदद की, इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। अरे भाई, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? ये कोई बड़ा काम नहीं है। अब तुम जल्दी जाओ और अपने बेटे को दिखाओ। सुखवीर जल्दी से अपने घर जाता है और अपने बेटे का इलाज करवाता है। कुछ ही दिनों में सुखवीर का बेटा ठीक हो जाता है। एक दिन सुनीता सुखवीर से कहती है, आपने मुझे बताया नहीं, आप पैसे कहाँ से लाए थे? सुनीता, ये पैसे मुझे एक आदमी ने दिए थे। मैं तो उसे जानता भी नहीं कि वो कौन था, लेकिन मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं था। मैंने उससे उसका नाम पूछा, लेकिन उसने मुझे नाम बताने से इनकार कर दिया। मैं उसे जंगल में बेहोशी की हालत में मिला था। उसने मुझसे कहा था कि कुछ पैसों से अपने बच्चे का इलाज करवा लेना और बचे हुए पैसों से कोई कारोबार कर लेना। तुम सही कहते हो, वो आदमी हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। सुनीता, अभी मेरे पास बहुत पैसे बचे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इन पैसों से कोई काम शुरू कर लेता हूँ, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या काम शुरू करूँ। मैं तो कहती हूँ एक दुकान खोल लेते हैं, जिसमें हम गोभी के पराठे बेचा करेंगे। तुम तो जानते ही हो मैं कितने स्वादिष्ट गोभी के पराठे बनाती हूँ। तुम सही कहती हो सुनीता, गोभी के पराठे हर आदमी को पसंद है। मैं अभी बाजार से जाकर सामान ले आता हूँ। कल से हम गोभी के पराठे बेचना शुरू कर देंगे। सुखवीर बाजार जाकर पराठे बनाने का सामान ले आता है और फिर वो अगले ही दिन गोभी के पराठे बेचना शुरू कर देते हैं। अरे भैया सुखवीर, गोभी के पराठे बेचने शुरू कर दिए। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। चलो एक पराठा खिलाओ, देखो तो सही पराठे कैसे बने हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, मैं तुम्हें अभी गोभी का पराठा देता हूँ। ये लो भैया, गोभी का पराठा जल्दी से खा कर तो बताओ कैसा बना है। तुम मेरे पहले ग्राहक हो। जैसे ही वो आदमी गोभी का पराठा खाता है तो खाता ही रह जाता है। उसे गोभी के पराठे इतने अच्छे लगते हैं कि वो 4 पराठे खा जाता है। अरे भाई जी, क्या मिला दिया पराठों में? पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भर रहा। ऐसा मन करता है कि 2-3 पराठे और खा लूं, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। कहीं पता चले मजे मजे में पेट खराब हो जाए, उल्टे लेने के देने पड़ जाएं। कुछ ही दिनों में सुखवीर के गोभी के पराठे बहुत ही फेमस हो जाते हैं। दूर दूर से लोग उसके पराठे खाने आने लगते हैं। ये बात गांव के सरपंच के कानों तक पहुंच जाती है, तो वो तुरंत सुखवीर की दुकान पर चला आता। अरे वाह सुखवीर, बहुत बड़ी दुकान खोल ली। अभी तो कुछ दिनों पहले लोगों से पैसे उधार मांगता फिर रहा था। एकदम इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए तेरे पास, जो इतनी बड़ी दुकान खोल ली? मुखिया जी, सब ईश्वर की देन है। उसके घर में देर है अंधेर नहीं। हर किसी का ख्याल रखता है वो। अरे बात तो बहुत ही ज्ञान की कर रहा है। तेरे गोभी के पराठों का नाम बहुत सुना है। जरा 1-2 पराठे मुझे भी तो खिला। हाँ हाँ, क्यों नहीं मुखिया जी। सुनीता, मुखिया जी को पराठे दो। जैसे ही मुखिया सुनीता के हाथ के पराठे खाते हैं, वो तो सुनीता की तारीफ करने लग जाते हैं। अरे वाह, बहुत ही लजीज पराठे हैं। सुखवीर, तेरी पत्नी के हाथों में जादू है। भाई मानना पड़ेगा, ऐसे पराठे मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाए। अच्छा भाई, मैं अब चलता हूँ। तुम्हारे पराठों के कितने रुपए हो गए? अरे मुखिया जी, कैसी बातें करते हो। हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? क्यों भाई, तुम मुझसे पैसे क्यों नहीं ले सकते? ये तुम्हारा काम है। काम में यारी दोस्ती नहीं होती। अगर गधा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? लेकिन मुझे एक बात का बहुत दुख है कि उस दिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। उसके लिए मुझे माफ कर देना मेरे भाई। मुखिया सुखवीर को पैसे देकर चला जाता है। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब सुखवीर अपने घर होता है तो उसका दोस्त मुकेश आता है।
सुखवीर, तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब है। घर में एक पैसा भी नहीं है जिससे मैं उसकी दवाई ला सकूं। तुम ही हो जो इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद कर सकते हो। मुकेश भाई, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी पैसे दे देता हूँ। सुखवीर मुकेश को पैसे दे देता है। मुकेश ने तो ये सोचा था जैसे मैंने उसे पैसे उधार नहीं दिए थे, सुखवीर भी मुझे पैसे उधार नहीं देगा। लेकिन सुखवीर ऐसा नहीं था। उसके घर जो भी मदद के लिए आता था वो सभी की मदद करता था। ये सब देखकर मुकेश को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सुखवीर से कहता है, आज मुझे सच्ची दोस्ती की ताकत का एहसास हुआ है। जब तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, मैंने तुम्हारे सामने अपने पैसे का दिखावा किया और तुम्हारे हालात का मजाक बनाया। मेरे घमंड और अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था कि मैंने तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब समय ने मुझे एक बड़ा सबक सिखाया है। मैंने देखा कि पैसे, ऐशो आराम की दुनिया कितनी छोटी और अस्थायी है। सच्ची दोस्ती और मानवता की अहमियत कहीं अधिक है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझे माफ कर दो सुखवीर। अरे भाई मुकेश, इसमें माफी की कोई बात नहीं है। मैंने जो किया ये तो मेरा फर्ज था। सच्ची दोस्ती और इंसानियत का मतलब ही यही होता है कि हम एक दूसरे के कठिन समय में साथ दें और एक दूसरे की मदद करें। तुम्हारे प्रति मेरी जिम्मेदारी थी और मैंने वो निभाई। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। ये समझना कि पैसे और ऐशो आराम की दुनिया की तुलना में सच्ची दोस्ती और मानवता की अहमियत कहीं ज्यादा है। यही तो असली माफी है। इसलिए मैं तुम्हें दिल से माफ करता हूँ और यही सबसे बड़ी सजा भी है कि तुम्हें ये समझ में आ गया। अरे भाई, अब तुम जल्दी जाओ और ख्याल रखो। मुकेश अपने घर चला जाता है। सुखवीर अपनी पत्नी से कहता है, हमारे पास जमा पूंजी तो अच्छी खासी हो गई है और हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। ईश्वर की दुआ से सब बढ़िया है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं उस भले आदमी के उधार पैसे उसे दे आऊं। तुम सही सोच रहे हो। उस भले आदमी ने इतने कठिन समय में हमारी मदद की थी। उसी की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब तुम उसके पैसे लौटा आओ। सुखवीर उस भले आदमी के पैसे वापस करने के लिए निकल जाता है। जब सुख घर पहुँचता है तो उसे वो भला आदमी नहीं मिलता है। उसे एक दूसरा आदमी मिलता है। सुखवीर उससे कहता है, अरे भाई, यहाँ पर पहले एक आदमी रहता था, मुझे उसी से मिलना है। कौन आदमी? नाम क्या है उसका? उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत ही दयालु था। अरे यहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं रहता है। पिछले 20 साल से इस घर में तो मैं रह रहा हूँ। अरे मुझे पूरा याद है, वो आदमी मुझे इसी घर में लेकर आया था। मैं इस घर में लगभग 3 घंटे रुका था। अरे क्यों फिजूल की बातों से मेरा समय खराब कर रहे हो? कितनी बार बताऊं कि यहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं रहता है। अब यहाँ से जाओ और मुझे काम करने दो। फिर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी से कहता है, सुनीता, आज मुझे बहुत ही अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। उस घर में जहाँ वो मुझे भला आदमी लेकर गया था ना, वहाँ मुझे वो नहीं मिला, बल्कि मुझे एक बिल्कुल अलग व्यक्ति मिला। उसने कहा कि वो 20 साल से उस घर में रह रहा है। उसके अलावा वहाँ और कोई नहीं रहता। क्या तुम पूरी यकीन से कह सकते हो वो भला आदमी तुम्हें उसी घर में ले गया था? अरे हाँ हाँ, मुझे पूरी तरह से यकीन है। उस घर की पहचान मेरे दिमाग में गहरी बैठी हुई है। वो आदमी मुझे उसी घर में ले गया था और मैं वहाँ पर करीब 3 घंटे तक रुका था। लेकिन आज जब मैं उस घर में जाकर उस आदमी को खोजने लगा तो मुझे एक अलग ही व्यक्ति मिला। उसने बहुत ही जोर देकर